हाँ, तो शुरू करते हैं। चलिए, आज का जो हमारा विषय है, कल तक हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन क्षेत्र, और हमें लगता है कि आपको कुछ जानकारी अच्छी उसमें प्राप्त हुई होगी। और क्योंकि जो बीए 6 सेमेस्टर 5th सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनको शुरुआत यहीं से करनी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र। तो आपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित कर लिया, और अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र भी आपने कल पढ़ लिया। और आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति की चर्चा करेंगे, नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो नेचर क्या है? थोड़ा सा संकेत हमने आप सबको दिया था कल कि स्वभाव का अर्थ होता है कि हम किसी भी ज्ञान की शाखा को किस रूप में देखते हैं। ये एक वैज्ञानिक विधा है, वैज्ञानिक अध्ययन है, एक स्वतंत्र अनुशासन है या एक स्वतंत्र अनुशासन नहीं है। तो अनुशासन के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लिया जाए, क्योंकि आप लोगों के लिए ये शब्द नया होगा अभी। अनुशासन वास्तव में कोई भी ज्ञान की जो शाखा होती है वो अनुशासन के रूप में हमारे सामने आती है। और अनुशासन का अर्थ ये होता है कि उसका जो ज्ञान हो वो व्यवस्थित हो, उसका अध्ययन क्रमबद्ध हो, उसकी अपनी एक निश्चित विषय वस्तु हो और उसकी एक निश्चित अध्ययन की प्रविधि हो। जब किसी विषय की कोई निश्चित अध्ययन प्रविधि होती है, जब किसी विषय की निश्चित में कोई वैज्ञानिकता होती है, जब किसी अध्ययन की प्रामाणिकता की बात होती है, तो उस विषय का आवश्यक है कि वो विषय एक अनुशासन के रूप में डेवलप हो। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कोई भी विषय एक स्वतंत्र विषय के रूप में अस्तित्व में है या नहीं। इस चीज को समझने का प्रयास किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति में, या किसी भी विषय की प्रकृति। जो भी सोशल साइंस है, हम जब समाज शास्त्र के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसमें भी, पॉलिटिकल साइंस जब आपने शुरू में पढ़ा था तो उसमें भी आपने पढ़ा था राजनीति विज्ञान की प्रकृति। इसी तरह से दूसरे जो समाज विज्ञान उनकी प्रकृति है। तो कोई भी विषय एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित होता है, और उसके जो निष्कर्ष होते हैं वो प्रामाणिक निष्कर्ष होते हैं, और उसमें वैज्ञानिकता होती है, उसमें प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार की तकनीकों का जब प्रयोग करते हैं तो वो विषय अनुशासन बन जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक स्वतंत्र अनुशासन है या नहीं, इसी चीज को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति के अंतर्गत हमें समझना है। दूसरे शब्दों में और सरल शब्दों में आपको बताएं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक स्वतंत्र अनुशासन है। इसका अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक विज्ञान है, इसमें वैज्ञानिकता पाई जाती है, इसमें तर्क है, इसमें स्पष्टता है, इसमें विषय की निश्चितता है, इसमें कुछ निश्चित तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, इसमें और सारी बातें होती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जब विकास होना शुरू हुआ तो इस बात पर एक विमर्श था कि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक स्वतंत्र अनुशासन या स्वतंत्र विषय है कि नहीं। इसके विषय में बहुत सारी चर्चाएं हुई, क्योंकि अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक स्वतंत्र ज्ञान के रूप में अस्तित्व बहुत बाद में आया। और ऐसा इसलिए हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो विद्वान थे या जो लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते थे, वो वास्तव में या तो इतिहासकार थे, या अंतर्राष्ट्रीय विधि से जुड़े हुए लोग थे, या डिप्लोमेटिक हिस्ट्री, राजनयिक इतिहास के लोग थे। शुरू में जिन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक अनुशासन के रूप में विकसित करने का प्रयास किया, वे सभी इतिहासकार थे, जिसमें खास तौर पे कुछ एक नाम है। आप जब बुक्स देखेंगे तो उन किताबों में भी उनका नाम है, कुछ नामों का हम उल्लेख करेंगे, जैसे अल्फ्रेड जिमर्न थे, और वेबस्टर थे, और इसके अलावा E.H. कार थे, P.A. रेनॉल्ड्स थे, लॉरेंस थे। तो ये सभी लोग वो लोग हैं जो अमेरिकन वैज्ञानिक हैं, अमेरिकन विषय विशेषज्ञ हैं, और ये सब के सब इतिहास के प्राध्यापक थे, और इतिहास के एक आनुषंगिक विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ाया जाता था। और खास तौर पे जैसा कि हम समझते हैं कि इतिहास क्या है, हमारे अतीत में घटी हुई घटनाओं का विश्लेषण करता है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में विकसित नहीं हुआ, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदली, परिस्थितियों में काफी परिवर्तन आया, और विद्वानों को ऐसा महसूस होने लगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक स्वतंत्र विज्ञान होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक स्वतंत्र विषय होना चाहिए, और इसके एक स्वतंत्र विभाग विश्वविद्यालय में होना चाहिए, और विश्वविद्यालयों में इनके अध्यापन की प्रक्रिया भी तय की जानी चाहिए। तो ये सारी बातें जब इन सब बातों पर बहस या विमर्श चलना शुरू हुआ
तो अंतर्राष्ट्रीय जगत के जो विद्वान थे उन्होंने एक नए तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने की कोशिश की। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विकास अनुशासन के रूप में कैसे हुआ। तो ये पीपीटी के माध्यम से हम इसको समझते हैं। इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन, स्वतंत्र अनुशासन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विकास, जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि बहुत बाद की घटना है, बहुत बाद में इसका विकास हुआ। तो सबसे पहले हम पॉल एम राइन्स का नाम लेते हैं। पॉल एम राइन्स जो है अमेरिका के विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में ये प्राध्यापक थे और इन्होंने कुछ एक व्याख्यान दिया था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में, और बाद में उन व्याख्यानों का संकलन एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। और उन्होंने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की आवश्यकता, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के महत्व को उद्घाटित किया उस पुस्तक में। लेकिन बाद में फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन स्वतंत्र रूप से होना बंद हो गया और बाद में 1919 में वुड्रो विल्सन चेयर की स्थापना हुई यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में। वेल्स के विश्वविद्यालय में वुड्रो विल्सन चेयर की स्थापना हुई। अब ये चेयर का मतलब आप समझ लो, सरल भाषा में आप कह सकते हो विभाग, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक विभाग खुला। वेल्स यूनिवर्सिटी में 1919 में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विभाग खुला और इसके पहले जो अध्यक्ष थे, विभागाध्यक्ष जिसको आप अपनी भाषा में कह सकते हैं, द फर्स्ट पर्सन टू शेयर दिस चेयर वाज, वो जो पहला व्यक्ति था इस चेयर को शेयर करने वाले, वो थे अल्फ्रेड जिमर्न। अल्फ्रेड जिमर्न खुद भी इतिहासकार थे और उन्होंने इस बात पर एक चिंता जाहिर की कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वतंत्र विषय के रूप में कैसे विकसित किया जाए। इनके बाद इसी चेयर को C.A. वेबस्टर ने जो है सुशोभित किया। C.A. वेबस्टर भी इतिहासकार थे, इतिहासविद थे और उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में को इतिहास के रूप में, इतिहास के एक विषय, एक आनुषंगिक हिस्से के रूप में इसको पढ़ाना प्रारंभ किया। तो इस तरह से जो शुरू में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति था वो वास्तव में एक स्वतंत्र विषय न होकर ये इतिहास का एक हिस्सा था, कूटनीतिक इतिहास का एक हिस्सा था, राजनयिक इतिहास का एक हिस्सा था, जिसमें जो घटनाएं घटित होती थी अंतर्राष्ट्रीय जगत में उनके इतिहास का विश्लेषण किया जाता था। वर्तमान में उन घटनाओं का स्वरूप क्या है और उनका जो प्रभाव आने वाले समय में होने वाला है उसके संबंध में चर्चाएं नहीं की जाती थी इसमें। तो इस तरह से एक स्वतंत्र विषय के रूप में 1919 तक ये विषय विकसित नहीं हो पाया था और इतिहास, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय विधि के एक हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ा जाता था। और यही कारण था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पहचान जो थी वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के रूप में न होकर कभी उसको इंटरनेशनल रिलेशन कहा जाता था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता था, कभी उसको अंतर्राष्ट्रीय मामले के रूप में उसको परिभाषित करने का प्रयास किया जाता था, कभी वर्ल्ड अफेयर्स की संज्ञा उसको दी जाती थी और कभी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की संज्ञा दी जाती थी। और आज के संदर्भ में अगर आप देखें तो एक नया टर्म आ गया है, नई बात आ गई है और वो नई बात है जिसको हम ग्लोबल पॉलिटिक्स कहते हैं और जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास के चरण, एक विज्ञान के रूप में, एक अनुशासन के रूप में विकास के चरण की बात करते हैं। केनेथ थॉमसन एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। इन्होंने 4 चरण बताए हैं। पहला जो चरण है वो प्रथम विश्व युद्ध के पहले का चरण है। हम सभी जानते हैं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है और 1914 से 1919 तक पहला विश्व युद्ध चला। और उस समय जो है, जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि जो पहला चरण था उस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं थी और जो राजनयिक इतिहासकार थे, राजनयिक इतिहासकारों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ाया जाता था या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ज्ञान उपलब्ध कराया जाता। तो एक तरह से इसको डोमिनेट किया गया, यानी उनका वर्चस्व था, उनका प्रभुत्व था राजनयिक इतिहासकारों का, और वही जो है एक विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ाते थे। इसके बाद उनका जो इंटेंशन था वो केवल अतीत का अध्ययन था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इतिहास का संबंध वास्तव में अतीत की घटनाओं से ही होता है, वर्तमान संदर्भ में इतिहास देखने का प्रयास नहीं करता है। तो अतीत में जो घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय जगत में घटती थी उन्हीं घटनाओं के अध्ययन का कोशिश किया जाता था। एक इंटेंशन इन लोगों का था, एक इरादा इनका था कि अतीत का अध्ययन किया जाए, और इस तरह से जो वर्तमान में घटित होने वाली घटनाएं थी वो पूरी तरह से छूट जाती थी। तो अब आगे दूसरी बात क्या था,
ये लोग केवल तथ्यों पर फोकस करते थे, जो फैक्ट्स है, जो एक्चुअल फैक्ट्स है। भविष्य में क्या हो सकता है, भविष्य की संभावनाएं क्या हो सकती हैं, उन संभावनाओं को फोकस नहीं करते थे। जो तथ्य एक्चुअल में जो घटित होता था उन्हीं की व्याख्या की जाती थी। उससे अतिरिक्त, उससे अलग हटकर कोई दूसरा कार्य नहीं किया जाता था। भविष्य के जो पक्ष थे, भविष्य के पहलुओं पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जानकारी नहीं दी जाती थी। अब एक तरह से आप कह सकते हैं भविष्यवाणी की कोशिश नहीं की जाती थी। इसी तरह से इन विद्वानों के द्वारा शुरुआत में किसी भी सार्वभौमिक सिद्धांत को विकसित करने का प्रयास नहीं किया गया। ये सार्वभौमिक सिद्धांत क्या होता है? एक ऐसा सिद्धांत जो सभी के ऊपर लागू, एक ऐसा सिद्धांत जो एक प्रामाणिक सिद्धांत के रूप में हमारे सामने आए और हम उसका अध्ययन करना शुरू करें। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पहले चरण में एक राजनयिक इतिहास का हिस्सा बनकर रह गया और उसमें भविष्य के लिए या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट इस काल में नहीं हुआ। दूसरा जो फेज था उसको इंटरवार पीरियड कहा जाता है, अंतर युद्ध काल, अर्थात युद्ध के दौरान जो 14 से लेकर 19 तक जो युद्ध की स्थिति थी उसमें उसकी बात की जाती है। और इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो समय था उसके बाद भी उस पर चर्चा की जाती थी। थोड़ा सा धीरे धीरे रुचि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने वाले जो विद्वान थे उनमें रुचि जागृत होना शुरू हुई। और जो प्रेजेंट, जो करेंट इवेंट्स था, जैसा कि अभी हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि जो डिप्लोमेटिक हिस्ट्री के समर्थक थे, राजनयिक इतिहास के जो पढ़ने और पढ़ाने वाले थे, वो पहले अतीत के बारे में बात करते थे, लेकिन जब घटनाओं में परिवर्तन आया और विश्व युद्ध जैसी घटना घटित हुई तो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में और ये आवश्यकता महसूस हुई कि जो तात्कालिक घटनाएं हैं उन पर भी जोर दिया जाए। तो दूसरे फेज में तात्कालिक घटनाओं के अध्ययन की भी शुरुआत की गई कि जो घटना घटित होती है उसका कारण क्या होता था, वो घटना क्यों घटित होती थी, और इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाने लगी। यह विश्लेषण करने का प्रयास किया गया कि जो डिप्लोमेटिक हिस्टोरियंस थे उन्होंने किन बातों को छोड़ दिया था, क्योंकि डिप्लोमेटिक हिस्टोरियन केवल अतीत की बात करते थे, वर्तमान की बात नहीं करते थे, वर्तमान में क्या घटनाएं घटित हो रही उनकी बात नहीं करते थे। तो ये कोशिश की गई कि उन बातों पर भी फोकस किया जाए इतिहास इन विद्वानों के द्वारा जिन बातों को राजनयिक इतिहासकारों के द्वारा छोड़ दिया गया था। अर्थात राजनयिक इतिहासकार वर्तमान से संबद्ध नहीं थे। आज की तारीख में जो घटना घटित होती है उस घटना का विश्लेषण करने से उनका कोई सरोकार नहीं था। तो उन्होंने उन बातों पर भी फोकस किया जाने लगा जिसको उन्होंने छोड़ दिया था। और इस प्रकार एक इंटीग्रल अप्रोच, एक जो है एकीकृत दृष्टिकोण विकसित होना शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में, कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का एक सटीक और एक निश्चित जो है उसकी विषय वस्तु होनी चाहिए। इसके संबंध में लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। और करंट जो घटनाएं थी इसमें थोड़ी सी कमी रह गई थी कि वर्तमान घटनाओं का अध्ययन तो करते थे, उन्होंने करना शुरू कर दिया, लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या थी कि वर्तमान घटनाओं का अतीत की घटनाओं से संबंध स्थापित करके कोई अध्ययन नहीं था। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो अतीत की घटनाएं होती हैं और जो वर्तमान में घटना होती है उसमें एक एसोसिएशन होता है। जो आज की घटना घटित हो रही है किसी न किसी रूप में वो भूतकाल में घटित घटनाओं से प्रभावित होती है। तो एक समस्या ये रह गई कि एक तुलनात्मक जो स्टडी होनी चाहिए, कंपैरेटिव स्टडी जो होनी चाहिए पास्ट और प्रेजेंट में, वो अभी भी शुरू नहीं हुआ। जो सेकेंड फेज था उसमें यद्यपि उन्होंने वर्तमान का अध्ययन तो प्रारंभ किया, लेकिन एक कंपैरेटिव स्टडी का अभाव अभी भी था। अर्थात वर्तमान को अतीत से जोड़ने की कोई कवायद या वर्तमान को अतीत से जोड़ने की कोई बात उस समय नहीं उठाई गई। इसी प्रकार किसी प्रकार के सैद्धांतिक आधार को विकसित नहीं किया गया, यानी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मतलब ऐसी कोई थ्योरी उस समय विकसित करने की कोशिश नहीं की गई इनके द्वारा। तो ये एक कमी दूसरे काल में भी रह गई। अब हम तीसरे काल में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास की बात करते हैं, थर्ड फेज। ये जो थर्ड फेज है ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद का काल है, यानी 1919 के बाद का काल। आप सभी ये जानते हैं कि जब विश्व युद्ध हुआ तो बहुत विनाश हुआ और बहुत नुकसान भी हुआ, जन धन की हानि हुई। और ऐसी स्थिति में जो विद्वान थे, जो विश्लेषक थे, उनके लिए ये आवश्यक हो गया है जानना कि ऐसा कोई डिवाइस डेवलप किया जाए
या ऐसा कोई संगठन बनाया जाए या ऐसी कोई संस्था बनाई जाए जिसके माध्यम से विश्व में होने वाले ऐसे युद्धों की विभीषिका को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए दैट कैन ब्रिंग अबाउट पीस, जो समन्वय समाज में स्थापित कर सके, जो शांति समाज में स्थापित कर सके। और इस तरह से जो पोस्ट वार डेवलपमेंट हुआ, युद्ध के बाद जो विकास हुए, जो लोगों में ये बात आई कि शांति को कैसे स्थापित किया जाए, समन्वय को कैसे स्थापित किया जाए, संस्थाएं बनाई जाए कि ना, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का संस्थाकरण। संस्थाकरण का मतलब था कि कोई ऐसी संस्था स्थापित की जाए विश्व स्तर पर जो इतना सक्षम हो, जो इतना मजबूत हो कि वो इस तरह की होने वाली घटनाओं को पहले से रोक सके या उसका कोई निदान प्रस्तुत कर सके। और हम जानते हैं कि 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई, और लीग ऑफ नेशंस की जो स्थापना थी उसका मूल उद्देश्य यही था कि लीग ऑफ नेशंस एक ऐसी संस्था बने जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो मतभेद हैं, जो डिफरेंसेज हैं, जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक असहमति जो राष्ट्रों के बीच में होती है, उस असहमति को युद्ध तक ना पहुंचने दिया जाए, उस असहमति को संघर्ष तक ना पहुंचने दिया जाए और उसका समाधान पहले कर लिया जाए। तो इस जो तीसरा काल था, इस काल में इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ, यानी संस्थागतकरण हुआ। लोगों ने एक संस्था की तलाश करना शुरू कर दिया, एक ऐसे संगठन की तलाश करना शुरू कर दिया जो राष्ट्रों के अधिकारों को, मानवीय अधिकारों को सुरक्षित रखे, जो विश्व में शांति की स्थापना कर सके, जो विश्व में समन्वय स्थापित कर सके। तो इस तरह से एक निश्चित लक्ष्य और मूल्यों की पहचान इस काल में प्रारंभ हुई। और परिणाम क्या हुआ कि जो अध्येता थे, जो विद्वान थे, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना पर फोकस करना प्रारंभ कर दिया कि एक ऐसा लॉ होना चाहिए जो बाइंडिंग हो, या जो कम से कम इतना नियंत्रण जरूर स्थापित कर सके, इतना विनियमन कर सके कि एक राज्य दूसरे राज्य के अधिकारों का उल्लंघन न कर पाए या उसमें अतिक्रमण न कर पाए। तो इस तरह से वुड्रो विल्सन चेयर जो स्थापित हुआ 1919 में बेल्स विश्वविद्यालय के अंतर्गत, जिसके पहले विभागाध्यक्ष अल्फ्रेड जिमर्न थे, उसके कुल 3 प्रमुख जो है स्तंभ थे। एक तो कूटनीतिक इतिहास, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कानून, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन और पॉलिटिकल रिफॉर्म। ये पॉलिटिकल रिफॉर्म को हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ जोड़ लेते हैं, या आप इसको चौथा स्तंभ बना लें, चौथा स्तंभ के रूप में। 4 ऐसी बातें अस्तित्व में निकल कर आई कि कूटनीतिक इतिहास जो था उससे अलग हटके अंतर्राष्ट्रीय विधि का माध्यम आना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि का अध्ययन किया जाना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के स्थापना का प्रयास किया जाना चाहिए। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक राजनीतिक सुधार की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, एक पॉलिटिकल रिफॉर्म की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए जो देशों के बीच होने वाले गतिरोधों को या उनके बीच आने वाली असहमतियों को दूर कर सके। अब चौथा जो फेज था, जो केनेथ थॉमसन ने बताया है, ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो फेज बताया गया है, केनेथ थॉमसन ने 4 फेजेज बताए। पहला फेज था प्रायर टू फर्स्ट वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध के पहले की जो स्थिति थी। दूसरा फेज था इंटरवार, और तीसरा इंटरवार माने अंतर युद्ध की स्थिति, अर्थात युद्ध के दौरान की जो स्थिति थी उसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप कैसा था। और जो तीसरा फेज था जिसमें संस्थागतकरण की बात हुई, अर्थात संस्थाओं की स्थापना की बात हुई, वो पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार फेज था। ये जो चौथा फेज है ये वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध के पहले का फेज है, और आप कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी इस फेज विस्तारित हुआ। तो हम ये जानते हैं कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1920 में हुई, और लीग ऑफ नेशंस ने अंतर्राष्ट्रीय जो जगत के लोग थे या अंतर्राष्ट्रीय जगत के जो अध्येता थे उनको एक तरह से उदासीन किया, अर्थात उनकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा, और फिर से नया विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया 1939 में। अब एक सैद्धांतिक अनुसंधान का प्रयास किया जाने लगा कि कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स जो हैं डेवलप हों, और इसी दौरान आपको पता होना चाहिए कि कुछ सिद्धांत ऐसे विकसित हुए जिसमें खास तौर पे रियलिस्ट थ्योरी थी हंस मार्गनथाउ की। हंस मार्गनथाउ ने शक्ति का सिद्धांत विकसित किया। उन्होंने कहा रियलिज्म जो है ये शक्ति के सिद्धांत पे आप काम करता है,
और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इट इज नथिंग एक्सेप्ट द स्टडी ऑफ स्ट्रगल फॉर पावर। उन्होंने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो वास्तव में कुछ नहीं है, ये केवल शक्ति और सत्ता के लिए संघर्ष की राजनीति है। तो इस तरह से थियोरेटिकल इन्वेस्टिगेशंस प्रारंभ हुए, अर्थात कुछ सिद्धांतों का विकास किया जाने लगा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए कुछ नए दृष्टिकोणों की शुरुआत हुई। न्यू अप्रोचेज, बैलेंस ऑफ पावर, इक्विलिब्रियम थ्योरी, ये इस तरह के बहुत सारे अप्रोच उस समय डेवलप हुए, विकसित हुए और उनका अध्ययन किया जाने लगा। ये जो काल था बाइपोलरिज्म का काल था। आप सभी जानते हैं जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसके पश्चात पूरी दुनिया दो हिस्से में बट गई, दो भागों में बट गई। एक जो हिस्सा था उसका प्रतिनिधित्व सोवियत यूनियन के द्वारा किया जाता था और दूसरा हिस्सा था उसका प्रतिनिधित्व अमेरिका के द्वारा किया जाता था। तो और इन दोनों के बीच में एक वैचारिक संघर्ष प्रारंभ हुआ। तो ये शीत युद्ध, अभी जब आगे आप चलेंगे तो आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत शीत युद्ध है, हम इसको विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शीत युद्ध की स्थिति पैदा हुई और इस शीत युद्ध की स्थिति ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों को नए तरीके से सोचने को विवश किया। तो क्या कारण थे शीत युद्ध के? वास्तव में अगर देखा जाए तो एक तरह का ये वैचारिक युद्ध था, एक विचारधारा का युद्ध था और ये विचारधारा जो थी पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा के बीच में संघर्ष था। और इस संघर्ष में जो पिसने वाले राष्ट्र थे वो या तो तृतीय विश्व के राष्ट्र थे या अविकसित या अल्प विकसित राष्ट्र थे। तो ये एक नई बात जो निकल कर आई चौथे चरण में, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नए दृष्टिकोणों को विकास को एक गति प्रदान की। कॉलोनलिज्म, उपनिवेशवाद का पराभव भी लगभग हो रहा था पूरी दुनिया में, उपनिवेशवाद कमजोर हो रहा था। जितने भी औपनिवेशिक राष्ट्र थे वो धीरे धीरे आजाद हो रहे थे और वो भी उसमें भी जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रासंगिक बनाने का काम किया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कॉलोनलिज्म आप सभी लोग जानते होंगे, उपनिवेशवाद की बड़े राष्ट्र जो हैं छोटे राष्ट्रों पर अपना अधिकार जमा लेते हैं और अपनी नीतियों के अनुसार उनका संचालन करना शुरू कर देते हैं, तो वो कॉलोनलिज्म होता है। एक तरह से गुलामी का प्रतीक है कॉलोनलिज्म। तो इस तरह से ये 4 चरण थे। इन 4 चरणों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक साइंस के रूप में, एक अनुशासित विषय के रूप में, एक स्वतंत्र विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विकसित किए जाने के प्रयास प्रारंभ हुए। अब इसी के आधार पे हम जो है आगे के फेज बताते हैं। क्या चरण थे? अभी तो हमने केनेथ थॉमसन का चरण पढ़ा। तो पहले स्टेज को जो आधुनिक अध्येता हैं वो विकासवादी स्टेज कहते हैं, विकासवादी अवस्था कहते हैं, इवोल्यूशनरी स्टेज। जो वो स्टेज डिप्लोमेटिक हिस्ट्री से प्रभावित था, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, इसके बारे में पुनः चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो स्टेज था ये कंटेम्परेरी इवेंट्स और आइडियलिज्म का स्टेज था, एक आदर्शवादी स्थिति का स्टेज था। और जो अंतर्राष्ट्रीय जगत के विद्वान थे वो ये सोच रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति के माध्यम से समन्वय या सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, अर्थात एक आदर्श व्यवस्था कायम की जा सकती है। ये उनका विचार था। दूसरे स्टेज में जो राजनीति का स्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप विकसित हुआ, तो फोकस ऑन कंटेम्परेरी इवेंट्स, उन्होंने समकालीन घटनाओं पर बल दिया और इसके साथ ही साथ एक आदर्श स्थिति की कल्पना शुरू किया कि अगर अंतर्राष्ट्रीय जगत के विद्वान आपस में प्रयास करें तो निश्चित रूप से एक शांतिमय विश्व की स्थापना हो सकती थी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात दूसरे स्टेज में थी, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति झुकाव, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा किया कि लीग ऑफ नेशंस स्थापित हुआ और लीग ऑफ नेशंस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में अस्तित्व में आया और इसका उद्देश्य यही था कि समन्वय और शांति की स्थापना हो पूरी दुनिया में। इसके अलावा एक और नई बात जो उभर के सामने आई वो था दुनिया को समझने की इच्छा। लोगों में जागृति पैदा हुई, जो अध्येता थे उनमें ये जागृति पैदा हुई कि दे नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन इट्स रियल पर्सपेक्टिव। दुनिया को उसके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में, उसके वास्तविक संदर्भ में समझे जाने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने की आवश्यकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो दूसरा काल था वो एक आशावाद का काल था। लोगों के अंदर एक एक्सपेक्टेशन था। एक्सपेक्टेशन ये था कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ संस्थाओं का विकास होगा तो वो संस्थाएं विश्व में शांति की कायमी के लिए सफल होंगी।
फिर और इसीलिए इसी के दौरान लीग ऑफ नेशंस का उदय 1920 में हुआ। हालांकि 1928 तक लीग ऑफ नेशंस की महत्ता खत्म हो गई और इसका औचित्य लगभग समाप्त हो गया, और ये अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाया जिन लक्ष्यों को सोच के लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। और वो लक्ष्य ये था शांति की स्थापना, और शांति की स्थापना हो नहीं पाई क्योंकि 1939 में फिर से दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। तीसरा फेज जो था वो राजनीतिक सुधार का फेज था। इसमें राष्ट्रसंघ और सामूहिक सुरक्षा प्रणाली विफल हो गई, अर्थात जो कंसेप्ट था कि ये जो है एक अच्छा ऐसा संगठन बनेगा जो विश्व में शांति की स्थापना कर पाएगा, वो काम ये नहीं कर पाया। जो सामूहिक सुरक्षा का तंत्र था, कलेक्टिव सिक्योरिटी का सिस्टम जो डेवलप किया गया था, वो सामूहिक सुरक्षा का तंत्र भी विफल हो गया। तो इस विफलता ने लोगों को फिर से नया सोचने के लिए बाध्य किया कि आगे इसके आगे की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। जो संस्थाएं हमने स्थापित की उन संस्थाओं ने अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में इसके बाद की स्थिति क्या होनी चाहिए? कुछ और नए सिद्धांत, कुछ और नए मानक तय किए जाने चाहिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के, जिनके आधार पर विश्व को ठीक से समझा भी जा सके, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सही तरीके से व्याख्यायित किया जा सके, राष्ट्रों के बीच जो समन्वय है और राष्ट्रों के बीच में जो सामंजस्य है उसको स्थापित किया जा सके। और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद का प्रारंभ हुआ, जिसकी चर्चा अभी हम लोग केनेथ थॉमसन के जो उनका जो चरण था उस चरण में कर रहे थे। मॉर्गनथाउ और जॉर्ज केनन जैसे विद्वान आते हैं, और मॉर्गनथाउ और जॉर्ज केनन ये लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को उसके वास्तविक यथार्थ में व्याख्यायित करने का प्रयत्न करते हैं, और ये बताते हैं कि शक्ति व्यवस्था को नियंत्रित करने का सबसे प्रमुख साधन है। और कोल्ड वार सिनेरियो की बात हम लोगों ने किया तीसरे चरण में। शीत युद्ध का भी काल था ये, क्योंकि जब दुनिया दो भागों में बट गई तो दोनों भागों में जो दोनों गुट थे उनके बीच में साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच में एक वैचारिक वैमनस्य, एक वैचारिक विभेद पैदा हुआ, और उस विभेद ने भी अंतर्राष्ट्रीय जगत की स्थिति को थोड़ा सा अव्यवस्थित किया हम कह सकते हैं, क्योंकि एक तनाव का वातावरण था जिसको ये एक तरह से साइकिक यानी मनोवैज्ञानिक प्रेशर, मनोवैज्ञानिक दबाव राष्ट्रों में पड़ रहा था, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस खेमे में जाएं, पूंजीवाद की तरफ जाएं या साम्यवाद की तरफ जाएं। तो इसलिए नए सिद्धांत की विकास की आवश्यकता समझ में आई। और चौथा चरण जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात का चरण था। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है और उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था अस्तित्व में आती है। इसके साथ ही साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो नकारात्मक कह सकते हैं, कॉलोनिज्म तो समाप्त हो गया और नए नए संप्रभु पूर्ण प्रभुता संपन्न राज्यों का उदय हुआ। बहुत सारे देश आजाद हो गए, लगभग 50 देशों ने अपना कॉमनवेल्थ बनाया। ब्रिटिश सत्ता के अधीन जो राष्ट्र थे 51 राष्ट्र थे, उन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस बनाया। तो कॉलोनिज्म समाप्त हुआ, राज्यों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, लेकिन जो शीत युद्ध की विभीषिका थी वो अभी भी दुनिया में उसी तरह से मौजूद थी, और उसका जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा वो नकारात्मक प्रभाव था शस्त्र प्रतिस्पर्धा। पूरी दुनिया में एक हथियारों की दौड़ शुरू हो गई, और ऐसा कहा जाता है कि 1945 में जो परमाणु बम अमेरिका ने विकसित किया और जो जिसका उपयोग उसने हिरोशिमा और नागासाकी पर किया, उसने जो है शस्त्र प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया। और इस शस्त्र प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाला सबसे पहले सोवियत रूस था, जो आज की तारीख में रूस है, पहले सोवियत संघ हुआ करता था। तो उसने जो है शस्त्र प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया, और एक तरह से धीरे धीरे जो महाशक्तियां थीं वो सब के सब शस्त्र प्रतिस्पर्धा में जुट गईं, और बहुत सारे हथियार उन्होंने इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। द्विध्रुवीयता की बात हम लोगों ने किया कि दो ध्रुवों में बट गई, और दो ध्रुवों के बटने के पश्चात शीत युद्ध प्रारंभ हुआ। कुछ नई चीजें भी इस दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी सामने आई, और खासतौर पर जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन एक नए आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। और ये आंदोलन जो था ये वास्तव में उन पददलित राष्ट्रों का आंदोलन था, या हम कह सकते हैं कि जो तृतीय विश्व के राष्ट्र थे उनका आंदोलन था, जो आपस में संगठित होकर एक नई प्रक्रिया का प्रारंभ करना चाहते थे। हालांकि गुट निरपेक्ष आंदोलन के समर्थक कभी भी ये नहीं कहते हैं कि ये तीसरे गुट का आंदोलन है। भाई दो गुट तो थे, बाइपोलरिज्म तो था, ये ट्राइपोलरिज्म की स्थिति नहीं थी। ये इनका अलग दृष्टिकोण था, और ये क्षेत्रीय आधार पर जो छोटे छोटे कमजोर राष्ट्र थे उनको लेकर आगे चलते थे।
दो तरह का अप्रोच विकसित हुआ। एक तो यूनिट ओरिएंटेड अप्रोच। यूनिट ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब हुआ कि प्रत्येक राष्ट्र अपने आप में महत्वपूर्ण है, प्रत्येक राष्ट्र की स्वतंत्रता और उसकी संप्रभुता अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो और उसके अधिकारों का संरक्षण किया जाना चाहिए। ये यूनिट ओरिएंटेड अप्रोच था। और दूसरा अप्रोच था बिहेवियरल अप्रोच, जिसको हमने जिसको शक्ति के दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि क्या एक स्वतंत्र अनुशासन है। एक स्वतंत्र अनुशासन होने के लिए जरूरत किस चीज की है? अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने ये कोशिश की जानने की कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये अनुशासन के रूप में विकसित होना कैसे प्रारंभ किया। तो आप ये जानते हैं कि जो प्रथम चरण था वो इवोल्यूशनरी चरण था, विकासवादी चरण था, जिसमें इसका कोई स्वतंत्र विज्ञान या स्वतंत्र अनुशासन तैयार नहीं हो पाया। दूसरा जो चरण था वो संस्थागत संस्थाओं के विकास का चरण था, और वहां पर भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए कोई विशेष विषय वस्तु, कोई ऐसी एक्यूरेट यानी सटीक अध्ययन सामग्री उसके पास नहीं थी। तो एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में किसी भी विषय को विकसित होने के लिए चार महत्वपूर्ण जरूरतें हैं। एक तो निश्चित अध्ययन सामग्री होना चाहिए। हमारी जो हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो उस समय था, ये मूलतः कई विषयों से जुड़ा हुआ था, और इसकी जो सामग्री थी ये कई विषयों से उधार ली गई सामग्री थी, और उसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समृद्ध हो रही थी धीरे धीरे। लेकिन जो विशेषज्ञ थे, जो विद्वान थे, उनकी ये कोशिश थी कि कुछ ऐसा इवॉल्व किया जाए, कुछ ऐसा डेवलप किया जाए जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अपनी निजी या अपनी निश्चित अध्ययन सामग्री के रूप में विकसित हो। इसके अलावा इंडिपेंडेंट नॉलेज और मेथोडोलॉजी की जरूरत होती है। अगर किसी विषय को एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित होना चाहिए तो उसकी एक विशेष अध्ययन पद्धति होनी चाहिए, एक मेथड होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए कि हम किस तरीके का प्रयोग करें और ज्ञान प्राप्ति का साधन हमारा क्या हो। तो वो तरीका जो है एक वैज्ञानिक तरीका होता है। सुसंगठित अध्ययन सामग्री की आवश्यकता भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में किसी भी विषय के विकसित होने के लिए। और जो तीसरी बात हमने आपसे चर्चा किया, वैज्ञानिकतावाद, साइंटिफिज्म, कि इसमें वैज्ञानिक प्रविधियों का इंट्रोडक्शन यानी वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग होना चाहिए। और कैसे प्रयोग होगा उसको हम थोड़ा सा आगे जब चलेंगे तो अभी वो बात आएगी कि साइंटिफिज्म क्या है और साइंटिफिज्म का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस प्रकार से किया जा सकता है, या ह्यूमैनिटीज मानविकी संप्रदाय के जितने भी विषय हैं उन विषयों में साइंटिफिज्म का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। तो ये चार प्रमुख बातें हैं जो किसी भी विषय के एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित होने में सहयोग प्रदान करती हैं। उसकी निश्चित अध्ययन सामग्री होनी चाहिए, उसकी एक निश्चित प्रविधि होनी चाहिए, उसके लिए एक स्वतंत्र ज्ञान का आधार होना चाहिए, सुसंगठित अध्ययन सामग्री होनी चाहिए और प्रामाणिकता होनी चाहिए, वैज्ञानिकता होनी चाहिए, जिसके आधार पर उस विषय को हम आगे की ओर विकसित कर सकें। पामर पर्किंस ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में ये स्पष्ट किया है कि एक स्वतंत्र अनुशासन कैसे है, ये है स्वतंत्र अनुशासन या नहीं है। उन्होंने बताया कि कोई भी अनुशासन या कोई भी ज्ञान एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में विकसित हो सकता है अगर उसकी विशिष्ट अध्ययन पद्धति हो, उसके अध्ययन का कोई टेक्निक हो, कोई तरीका हो, उसका एक विशिष्ट सिद्धांत हो और स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ नॉलेज, विशिष्ट प्रकार का ज्ञान उससे प्राप्त होता हो। अगर ये चीजें हैं तो हम ये मानेंगे कि वो विषय एक अनुशासन है। और अब हमारे लिए समीक्षा का बिंदु ये है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन विषयों की उपलब्धता है, क्या ये सारी चीजें हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक विशिष्ट अध्ययन पद्धति है, क्या उसका एक विशिष्ट सिद्धांत है, क्या उसका ज्ञान विशिष्ट प्रकार का है। अगर ये चीजें हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक विज्ञान की श्रेणी में आएगा, और अगर ये चीजें नहीं हैं तो विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता है। अल्फ्रेड जिमर ने ये कहा कि ये एक स्वतंत्र अनुशासन नहीं है, और उनका कहना भी स्वाभाविक था। हमने जैसा कि कहा कि अल्फ्रेड जिमर खुद इतिहास के विद्वान थे और उनको प्रथम चेयर को सुशोभित करने का, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो प्रथम विभाग वेल्स के विश्वविद्यालय में खुला उसको सुशोभित करने का उनको अवसर मिला, और वो इस स्थिति में थे कि डेवलप कैसे किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वतंत्र अनुशासन कैसे विकसित किया गया। लेकिन उन्होंने शुरुआत में कहा कि इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंस, एक स्वतंत्र अनुशासन नहीं है,
क्योंकि इसका जो इसकी विषय वस्तु है वो हिस्ट्री से संबद्ध है, इसकी विषय वस्तु जो है वो अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबद्ध है, इसकी विषय वस्तु जो है वो राजनयिक इतिहास से संबद्ध है, इसकी विषय वस्तु जो है वो मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इसके स्वतंत्र अनुशासन के रूप में इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। और उन्होंने कहा कि इसका कोई निश्चित अध्ययन सामग्री भी नहीं है और ये कई विषयों का समूह है, मेनी सब्जेक्ट्स जो है कई सब्जेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं और कई विषयों को मिलाकर एक विषय बनाया जा सकता है। तो अल्फ्रेड जिमर्न के सामने समस्या क्या थी कि इसको, क्योंकि उनको एक दायित्व तो सौंपा गया था और उनके लिए उनका दायित्व ये था कि वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक स्वतंत्र विज्ञान का विकास करें, एक स्वतंत्र अनुशासन का विकास करें। तो एक समस्या क्या थी? समस्या थी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक विज्ञान के रूप में विकसित करने की, और समस्या थी इस तरह की सामग्री को एकीकृत किए जाने की और उसको एडजस्ट किए जाने की जिसको केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत समायोजित किया जा सके। तो इंटीग्रेशन की समस्या थी, इंटीग्रेशन और एसिमिलेशन ऑफ कंटेंट। एक ऐसी अध्ययन सामग्री खोजी जाए जिसको इंटीग्रेट किया जाए, इंटीग्रेट माने एकीकृत किया जाए, एक सूत्र में बांधा जाए और एक सूत्र में बांधकर उसको उस विषय के अध्ययन के लिए मतलब आगे बढ़ाया जाए। वैज्ञानिक सिद्धांतों को विकसित करने की समस्या थी, हाउ टू इवॉल्व साइंटिफिक थ्योरीज, साइंटिफिज्म क्या है, उसमें तार्किकता कैसी लाई जाए, उसमें अनुसंधान की स्थिति को कैसे बनाया जाए, उसमें प्रेडिक्टिबिलिटी अर्थात उसमें पूर्व कथनीयता या भविष्य कथनीयता कैसे लाई जाए, कार्य कारण संबंधों की व्याख्या किस प्रकार से की जाए। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के इवॉल्व करने की भी समस्या थी और ये बहुत बड़ी बाधा थी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक विज्ञान के रूप में विकसित होने की। इसके साथ ही साथ एक सटीक और एक निश्चित अध्ययन सामग्री विकसित करने की समस्या भी उस समय थी। तो ये जो है कुछ समस्याएं थी जिनका उद्घाटन अल्फ्रेड जिमर्न के माध्यम से किया गया और उन्होंने कहा कि इन समस्याओं का समाधान करने के पश्चात ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक अनुशासन के रूप में विकसित किया जा सकता है। अब हम आगे चलते हैं कि साइंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विज्ञान। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान है कि नहीं, इसको जो है विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है या नहीं। कुछ विद्वान हैं जैसे नॉर्थरोप थे, उन्होंने अपने लेख में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, साइंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक निश्चित विज्ञान है और उसमें वैज्ञानिकता है, उसमें तार्किकता है, उसमें रेलेवेंस है, उसमें औचित्य है, उसमें अनुसंधान की संभावनाएं हैं। तो ये चीजें उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक विज्ञान की अवस्था में है, विशिष्ट ज्ञान उसका है। हंस मार्गनथाउ ने किताब लिखी पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, और पॉलिटिक्स अमंग नेशंस के शुरुआती चैप्टर में उन्होंने एक शब्द लिखा साइंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विज्ञान। तो हंस मार्गनथाउ ये कहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो स्थिति है वो एक विज्ञान की स्थिति है। केनेथ थॉमसन और स्टैनली हॉफमैन ये इन्होंने पूरी तरह से घोषित कर दिया कि इट कैन नॉट बी साइंस। उन्होंने घोषित कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक विज्ञान नहीं हो सकता है, एक मानविकी का विषय है जो कई विषयों से अध्ययन सामग्री लेके पुष्ट होता है। जॉर्ज केनन ने ये बताया कि ह्यूमैनिटीज ग्रुप के तहत इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का कोई भी विज्ञान नहीं रखा जाना चाहिए, अर्थात जो ह्यूमैनिटीज हैं, जो समाज विज्ञान के जो विषय हैं, उन विषयों को हम विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते। क्विंसी राइट विद्वान, एक बहुत बड़े विद्वान है क्विंसी राइट, कहते हैं कि भविष्य में इसके विज्ञान होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग अ साइंस इन फ्यूचर, आने वाले समय में इसको मतलब विज्ञान बनाया जा सकता है। अब आगे हम चलते हैं, कुछ लोग जो कहते हैं कि ये विज्ञान नहीं है। तो सबसे पहले विज्ञान नहीं है इसको समझने के लिए हमको क्या करना चाहिए। काजल तिवारी से मैं कहना चाहूंगा कि ये थोड़ा सा छेड़छाड़ न करें, इससे बीच बीच में इसमें कुछ आ जा रहा है तो निशान बन जा रहे हैं। काजल तिवारी निशान बन जा रहे हैं इसमें कुछ आप न करें। हक्सले कहते हैं कि विज्ञान क्या है। उन्होंने कहा साइंस इज एन एक्यूरेट नॉलेज, विज्ञान युक्ति और साक्ष्य पर आधारित सटीक ज्ञान है। अर्थात विज्ञान हम उसको कह सकते हैं जो किसी योजना पर, किसी निश्चित योजना पर आधारित हो और जिसका कोई एविडेंस हो, जिसके अध्ययन का कोई एविडेंस हो। तो अगर उसका एविडेंस है, युक्ति और साक्ष्य पर आधारित है, तो हम उसको विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उनकी जो फाइंडिंग्स हैं या प्राप्त करते हैं उसका हम परीक्षण कर सकें,
उसका एविडेंस कुछ दे सकें, ये घटना घटी, ये घटना सत्य है, ये घटना सटीक है, उसका हम साक्ष्य प्रस्तुत कर सके। अगर हमारे पास एविडेंस नहीं है, हमारे पास साक्ष्य नहीं है, तो हम उसको विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते। शेपर्ड ने विज्ञान होने के लिए कुछ आवश्यकताएं बताई। शेपर्ड ने कहा कि विज्ञान होने के लिए एक संक्षिप्त, सुसंगत और व्यवस्थित ज्ञान की आवश्यकता है। अ ब्रीफ, कांस्टेंट एंड सिस्टमेटिक नॉलेज। अगर किसी भी विषय या किसी भी अनुशासन के अध्ययन में संक्षिप्त जानकारियां हमको प्राप्त होती हैं और अगर सिस्टमेटिक नॉलेज, निरंतर कोई ज्ञान हमको प्राप्त होता है, तो वो विज्ञान की श्रेणी में आएगा। व्यवस्थित तथ्यों का होना विज्ञान में आवश्यक है। काज इफेक्ट रिलेशनशिप, अगर वैज्ञानिकता के लिए आवश्यक है कि कार्य कारण संबंध उसमें रहें, अर्थात जो घटनाएं घटती हों उन घटनाओं का स्पष्ट कारण होना चाहिए। अगर कोई घटना घटती है और उसका कोई निश्चित कारण है, तो निश्चित रूप से उसमें वो एक विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसी तरह से विज्ञान के लिए एक आवश्यकता उन्होंने और बताया, पूर्व कथनीयता, प्रेडिक्टिबिलिटी। प्रेडिक्टिबिलिटी मतलब होता है कि हम आगामी भविष्य के बारे में जानकारी प्रदान कर सकें, हम ये दावे के साथ कह सकें कि आने वाले समय में क्या घटना घटित होने वाली है। तो विज्ञान ठोस तथ्यों पर आधारित होता है और वो चाहता है कि हमें ये स्पष्ट जानकारी हो जाए कि आने वाले समय में क्या घटित हो सकता है। अगर ये चीजें हैं तो हम किसी भी अध्ययन विषय को विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। जिन विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विज्ञान नहीं माना है, उन्होंने कई तर्क दिए हैं अपने पक्ष में, और इन तर्कों के आधार पर वो सिद्ध करना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो विषय है ये विज्ञान नहीं है। पहली बात उन्होंने कही, अध्ययन की एक निश्चित विधि की अनुपस्थिति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, कोई टेक्निक नहीं, कोई टूल नहीं है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसका हम उपयोग कर सकें विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो क्योंकि कोई विधि का विकास नहीं हुआ है, इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखेंगे। इसी तरह से सामान्यीकरण के लिए सार्वभौमिक सिद्धांतों की अनुपस्थिति है, यानी ऐसा कोई सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नहीं हो है जिसको सभी लोग स्वीकार करते हो। जैसे युद्ध के कारण क्या है, युद्ध क्यों होते हैं, या असहमति राज्यों के बीच में क्यों बनती है, शांति के मार्ग में समस्याएं क्यों आती हैं। तो ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के लिए कोई सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं, कोई सर्वमान्य सिद्धांत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कह सकें कि ये चीज है और इस कारण से जो है मतलब ये चीज है जिसको हम निष्कर्ष के रूप में स्वीकार कर सकते हैं और हर परिवेश में इसको लागू कर सकते हैं। इस तरह कोई सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं है और किसी भी सामाजिक विज्ञान में इस तरह का सिस्टम नहीं प्राप्त होता है। दूसरी बात उन्होंने ये बताया कि इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक स्वतंत्र रूप से विकसित प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। ये धीरे धीरे इसका विकास तो हुआ, ग्रोथ तो हुआ, लेकिन ये किसी दूसरे विषय से निकाल के इसकी अंतर्वस्तु को, इसकी विषय वस्तु को लाया गया, इसलिए इसको हम वैज्ञानिक श्रेणी में नहीं रखते हैं। इसी तरह से और कहा गया कि पूर्व कथनीयता का अभाव है इसमें, अर्थात हम किसी भी घटना के संबंध में पहले से कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि अब जो है भारत और चीन के बीच में संघर्ष की स्थिति बनेगी, या भारत और चीन के बीच में शांति की स्थिति बनेगी, या हम भारत और पाकिस्तान के बीच में सामंजस्य की स्थिति कब बनेगी, इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, इसमें पूर्व कथनीयता नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए इन विद्वानों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक विज्ञान नहीं है। अब कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विज्ञान की श्रेणी में रखा, खास तौर पे मॉर्गनथाउ को हमने अभी आपसे बताया कि इन्होंने अपने पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में लिखा है साइंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इन्होंने ये उद्घाटित किया है कि इट इज अ साइंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विज्ञान। उन्होंने कहा कि इसमें दो उद्देश्य मुख्य रूप से दिखाई पड़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, और इस कारण से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। और वो दो उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उन समूहों का अध्ययन किया जाता है, उन लोगों को समझने का प्रश्न किया जाता है जो राष्ट्रों के मध्य आपसी संबंधों को विनियमित करते हैं, यानी जो नियंत्रित करते हैं, हु कंट्रोल द रिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स। तो ये जो है एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के बीच संबंध कैसे स्थापित करेगा, और उनके बीच में अगर किसी प्रकार का गतिरोध आता है तो उसके सामंजस्य की व्यवस्था क्या होगी,
उसको समझने के लिए जिनका हम अध्ययन करते हैं, जिन लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, वो मतलब वैज्ञानिकता की स्थिति में होती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम उन तकनीकों को भी समझते हैं जिसके माध्यम से हम अनुमान लगाते हैं कि शक्ति दूसरे के हितों को कैसे प्रभावित करती है। पावर एक रेगुलेटरी, आप कह सकते हैं विनियामक उपाय है कि अगर शांति की स्थिति न बन रही हो तो हम शक्ति का प्रयोग करें, शांति की स्थिति न बन रही हो तो हम इन्फ्लुएंस का प्रयोग करें, प्रभाव का प्रयोग करें, शांति की स्थिति न बन रही हो तो हम सत्ता का प्रयोग करें। तो ये दो ऐसे मुद्दे थे जिनके आधार पर मार्गेनथाउ कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इट इज अ साइंस, या देयर इज अ साइंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसलिए उन्होंने कहा कि एक विज्ञान है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विज्ञान है, क्योंकि इसमें भी वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग सीमित स्तर पर हम करने की कोशिश करते हैं। ग्रेसन किर्क ने कुछ बातें बताई और उन्होंने ये समझाने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किस तरह से एक विज्ञान है। उन्होंने कहा बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन, पहली बात तो उन्होंने कहा कि इसके बहुत से ऐसे तत्व हैं जो अनुसंधान पर आधारित हैं, ये जो खोज पर आधारित है। ये निश्चित है कि जो तरीका या जो अनुसंधान का तरीका नेचुरल साइंसेज में होता है, प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत होता है, उस तरह का अनुसंधान हम किसी भी ह्यूमैनिटी या किसी भी सोशल साइंस के अंतर्गत नहीं कर सकते, लेकिन हम इसमें अनुमान लगा सकते हैं। तो हम कुछ अनुसंधान पर आधारित है, जैसे शांति को कैसे कायम किया जा सकता है, विश्व में शांति की स्थापना कैसे की जा सकती है, तो इसके आधार पर हम अनुसंधान करते हैं, अनुसंधान होता है। प्रयोग पर आधारित, इसमें प्रयोग की सीमित स्तर पर प्रयोग की संभावना है। हम जानते हैं कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई, वो असफल हुआ, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई, वो एक तरह से सफल हुआ, वो आज तक भी जीवित है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत सारे जो अंग बने, उन अंगों ने अपना कार्य बखूबी निर्वाह किया है। सिक्योरिटी काउंसिल है, उसने विश्व स्तर पर बहुत सारे राष्ट्रों में उन्होंने शांति अभियानों को सफलतापूर्वक चलाया है। तो ये जो कानून बनते हैं, ये जो नियम बनते हैं, ये संगठन बनते हैं, ये वास्तव में एक तरह के प्रयोग होते हैं। जब ये देखा जाता है कि ये प्रयोग सफल हो रहे हैं तो उनका विस्तार किया जाता है। बहुत सारे क्षेत्रीय संगठन हुए, अस्तित्व में आए। अंतर्राष्ट्रीय जगत में राज्यों के बीच आर्थिक आदान प्रदान, वैचारिक आदान प्रदान बहुत व्यापक, उसने बहुत व्यापक रूप धारण किया। और आज की तारीख में 21वीं सदी में अगर हम देखें तो पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज है। तो ये जो नियम बनता है, जो संगठन अस्तित्व में आते हैं, ये सारे के सारे संगठन एक तरह से प्रयोग के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो ग्रेसन किर्क कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयोग की गुंजाइश है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। दूसरी चीज क्या है? प्रेडिक्टिबिलिटी है। हम भविष्यवाणी भी इसमें कर सकते हैं, सीमित क्षेत्र में भविष्यवाणियां कर सकते हैं। जैसे भविष्यवाणियां कर सकते हैं कि इन्फ्लुएंस एंड पावर, शक्ति और प्रभाव, ये दोनों राष्ट्रों के मध्य असहमति को दूर करने के सबसे बड़े साधन है। या डिप्लोमेसी, कूटनीति, राजनय एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके माध्यम से राष्ट्रों के बीच असहमति को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा ग्रेसन किर्क ने भी कहा कि इट इज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान की एक अलग शाखा है। अब आज के दिनांक में ये ज्ञान की अलग शाखा के रूप में विकसित हो चुका है। बहुत सारे सिद्धांत आ चुके हैं, उन सिद्धांतों का अध्ययन किया जा रहा है और उन सिद्धांतों का उपयोग भी, उन सिद्धांतों के आधार पर प्रयोग भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ सार्वभौमिक सिद्धांत भी विकसित हो गए हैं। हम ये कह सकते हैं कि एक यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ को हम जानते हैं। तो इस तरह से कुछ विद्वान इसको विज्ञान कहते हैं और कुछ विद्वान इसको विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो ये आपका आज का व्याख्यान था। आज जो है हमने आपको बताने की कोशिश की कि अनुशासन क्या है, स्वतंत्र अनुशासन की आवश्यकता क्यों होती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्वतंत्र अनुशासन के रूप में किस प्रकार से विकसित हुआ और कौन कौन से इसके चरण थे, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक विज्ञान है अथवा नहीं। तो ये आज का व्याख्यान था और हम चाहेंगे कि अगर आपके मन में कोई शंका हो तो वो शंका आप लोग रखें। सवाल अगर कोई आता है तो सवाल करें, उस सवाल का जवाब हम यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन शेयर को हम खत्म करते हैं। चलिए, कोई क्वेश्चन है? किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन? रूबी पटेल हैं क्या? यस सर। रूबी पटेल हैं? यस सर।
बताइए, कोई प्रश्न है आपका? नहीं सर। सब समझ